Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA हर्ष सोमपुरा. So अभी तक हमने जो CMA फाउंडेशन का फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग जो स्टार्ट किया है, उसके अंदर 1.6 चैप्टर का जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो एक पोर्शन है, वो हमने इंट्रोडक्शन उसका खत्म किया था. ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो प्लीज गो इनटू द प्लेलिस्ट. इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको पहले देखिए. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया वो अलग तरीका है. उसके अंदर सोचने के तरीके थोड़े अलग है. सिर्फ सोचना है, समझने की जरूरत है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज गो देयर एंड फर्स्ट वॉच दैट वीडियो. तो ही ये वीडियो थोड़ा इफेक्टिव रहेगा आपके लिए. इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है. इफेक्टिव, अगर ये वीडियो का आपको इफेक्टिवली ग्रेस्प करना है तो पहले वो वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है. चलो, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो आपको हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है. चलो, थैंक्स अलॉट. स्टार्ट करते हैं स्टडी. तो थियोरेटिकली जो जो चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मैच नहीं कर पाते, वही चीज मैंने बताई थी. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं कि हम दो दो बैलेंसेस को मैच करता हुआ एक स्टेटमेंट बनाते हैं. दैट इज बैंक बुक या तो कैश बुक एंड पासबुक. बैंक बुक एंड पासबुक के हिसाब से हमारा दोनों का बैलेंस इक्वल कई बार नहीं होता है. तो वो इक्वल नहीं होता, उसके रीजन जानता हुआ हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे लिखा है फीचर्स में, ये याद रखना, ये एमसीक्यू में आपको आ सकता है. इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट. अकाउंट नहीं है, वो एक स्टेटमेंट ही है. उसका अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. वो डबल एंट्री सिस्टम का भी पार्ट नहीं है. इट इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर पर्टिकुलर डे. ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कौन से दिन बनाना चाहिए. आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जब चेक करना है तब आप बना सकते हो. ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. एवरी डे, एवरी मंथ भी बना सकते हो. एक रेगुलर इंटरवल मतलब 7 7 दिन के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो. इट इज अप टू यू. कोई यहाँ पे रूल नहीं है कि आपको कैसे करना चाहिए. ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है. दैट्स इट. इससे ज्यादा मैंने ऑलरेडी ये सारे रूल्स आपको बता दिए हैं. अब सीधा हम सम पे जाएंगे. कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं. ये सारे रूल को कट कर देना, आपकी बुक में कोई भी जरूरत नहीं है. सारे रूल्स को कट कर देना, हमें कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो रिक्वायरमेंट, ठीक है. चलो, सबसे पहले सम्स पे जाते हैं. मैं यहाँ पे सम का नंबर लिख देता हूँ. 25th पेज नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, BRS. इसका जो भी आपको नोट्स अगर अवेलेबल चाहिए आपको, तो नोट्स हमारी टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल रह जाएगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी अवेलेबल करवा दी है, ठीक है. तो यहाँ पे देख लेते हैं 25th पेज नंबर. जस्ट अ सेकेंड, कंफर्म कर लेते हैं. 72, ठीक है. पेज नंबर 72, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. जस्ट अ सेकेंड. उन्होंने जो दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मैसर्स रमेश एंटरप्राइज प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. डीआरएस बनाने को डायरेक्टली बोल दिया. देखो, आपके लिए ना स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सिर्फ प्लस या माइनस करना इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखना हुआ नहीं सिखाने वाला हूँ. यहाँ पे मैं सिर्फ आपको प्लस माइनस करना सिखाने वाला हूँ कि आपको ऐड करना चाहिए कि लेस करना चाहिए, ठीक है. तो सबसे पहला उन्होंने बोला है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. मतलब आपको बोल दिया है स्टार्टिंग बैलेंस क्या है आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट. तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है स्टार्टिंग में, BOD एज पर पासबुक. मतलब हमें ओवरड्राफ्ट से सोचना है. अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसके अंदर मैंने बताया है, अगर उन्होंने स्टार्टिंग बैलेंस BOD बोला है तो हमें सोचना, सारी चीजें सोचनी है BOD से, कि BOD इंक्रीज होगा, BOD डिक्रीज होगा. दैट्स इट, उससे ही सोचना है हमें, ठीक है. 88,000 रुपीज आपका BOD है. चलो, BOD एज पर पासबुक हमें देखना है. BOD एज पर पासबुक 88,000 है. चलो, सेकेंड्स से एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं. उन्होंने बोला है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक 58,000. चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में हमने चेक डिपॉजिट कर दिया 58,000 रुपीज का. बट ओनली 20,000 वर डिक्लेयर्ड टिल 31st March 2021. ओनली 20. क्लियर कितना हुआ? 20,000. मतलब अगर आपको लॉजिकली बता दूं
कि आपने डिपॉजिट किया, मतलब बैंक में पैसे आए, आपने बैंक में पैसे डाले, मतलब बैंक में पैसे आए, तो हमारी कैश बुक में या तो बैंक बुक के अंदर तो हमने पूरा का पूरा पैसा लिख दिया होगा, हमारी बुक्स के अंदर तो पूरा 58,000 आ गया, ऐसा ही दिखा दिया होगा। लेकिन बैंक ने 31st तक सिर्फ 20,000 रुपये दिखाया है, मतलब बैंक में आए पैसे, पासबुक में उन्होंने दिखाए बैंक ने, पर उन्होंने ऐसा दिखाया कि सिर्फ 20,000 रुपये ही अभी तक आए हैं। तो फिर बाकी के जो 38,000 रुपीज जो है वो अभी तक हमने नहीं दिखाया है, अभी भी 38,000 अभी तक नहीं दिखाया, तो वो दिखाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो वो दिखा देते हैं। कैसे हमें दिखाना है, मैंने आपको कैसे सोचना है वो भी बता दिया है। तो सोचना कैसे है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका बीओडी है तो यहाँ पे लिख दो बीओडी एज पर पासबुक। अगर पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे पासबुक लिखो, यहाँ पे कैश बुक लिखो। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, सिर्फ अभी सोचना है पासबुक से। ठीक है, पासबुक से सोचना है और बीओडी से सोचना है। 58,000 रुपीज आए, 58,000 रुपीज आए तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया होगा। हाँ, कैश बुक में पैसे आए तो बीओडी कम होता है, पैसे आते हैं तो बीओडी कम होता है। तो कैश बुक में मैं 58,000 माइनस कर देता हूँ, कैश बुक में मैं 58,000 माइनस कर देता हूँ। पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है पर 20,000 ही से, पासबुक में सिर्फ 20,000 रिकॉर्ड हुआ है, तो 20,000 हम माइनस कर देते हैं। पासबुक में भी पैसे आएंगे, हमें बीओडी से सोचना है। पासबुक में पैसे कितने आए, 20,000, तो 20,000 से बीओडी कम हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इक्वल करना है। इक्वल करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, मैंने बताया था। अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका पासबुक है तो हम जो भी प्लस या माइनस करेंगे वो पासबुक के ऊपर करेंगे, जो भी प्लस या माइनस करूंगा वो पासबुक के ऊपर करूंगा। तो कैश बुक का जो बैलेंस है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, 58,000, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, 58,000 सेम ही रहने वाला है, तो वो 58,000 नीचे लिख दो। तो अगर कैश बुक 58,000 है तो पासबुक को भी मुझे एनी हाउ 58,000 के ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब -20,000 ऑलरेडी है, अब और 58,000 तक जाना है तो और -38,000 करना पड़ेगा, है, और -38,000 करना पड़ेगा। बस, तो यहाँ पे लिख देना है पहले वाला जो एडजस्टमेंट है उसके लिए आपको क्या करना है, -38,000। स्टेटमेंट लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ रीजन जानना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सेकंड के लिए हमने ये किया, यहाँ पे सेकंड नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, फिर थर्ड के लिए, मेरा थर्ड के लिए बताता हूँ क्या बोला उन्होंने। चेक इश्यू, चेक इश्यू करना मतलब क्या, पेमेंट करना, किसी को पेमेंट करना। चेक इश्यू करोगे तो पेमेंट करोगे तो बीओडी इंक्रीज होगा, ये दिमाग में आ जाना चाहिए। पेमेंट करते हो तो बीओडी इंक्रीज होता है, हमें बीओडी से ही सारी चीजें सोचनी है क्योंकि स्टार्टिंग हमारा बीओडी से हुआ, दैट्स इट। ओके, उन्होंने बोला है चेक इशू 25,000, 38,000 एंड 20,000 ड्यूरिंग द मंथ। द चेक ऑफ 58,000 इज स्टिल विद द सप्लायर। क्या बोला, हमने 3 चेक इशू किए, 3 चेक का टोटल करते हैं हम, 3 चेक का टोटल करते हैं कि टोटल 25,000 रुपए प्लस 38,000 रुपीज प्लस 20,000 रुपीज, मतलब हमने टोटल पेमेंट कितना किया है, 83,000 रुपीज का टोटल पेमेंट किया। हाँ जी ठीक है, 83,000 रुपीज का अगर मैं टोटल पेमेंट कर रहा हूँ तो मैंने कैश बुक के अंदर, मतलब बैंक बुक या कैश बुक दोनों सेम है, पहले बता रहा हूँ, तो बैंक बुक या कैश बुक के अंदर तो मैंने पूरा 83,000 रुपीज रिकॉर्ड कर दिया होगा। ठीक है, और पासबुक के अंदर अभी भी उन्होंने बोला है कि 58,000 का चेक अभी भी सप्लायर के पास है, मतलब वो सप्लायर जिसको हमने पे किया था वो अपने पास ही चेक रखा है, उसने अभी भी बैंक में जाके अपना पेमेंट लिया नहीं है। तो 58,000 का पेमेंट अभी भी नहीं हुआ है, बाकी का पेमेंट हो गया है। तो 83 में से 58 का पेमेंट नहीं हुआ है, तो कितने का पेमेंट हो चुका है वो हम देख लेते हैं। 25,000 रुपीज का पेमेंट हो चुका है। ठीक है, तो कैश बुक में पूरा 83 लिखेंगे हम लोग, पासबुक में सिर्फ 25,000 रुपीज का रिकॉर्ड हुआ है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो बीओडी एज पर पासबुक, पासबुक एंड कैश बुक यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, 83,000 रुपीज था, पेमेंट किया था, कैश बुक में पूरा रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, कैश बुक में पेमेंट करेंगे तो बीओडी इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होगा, हाँ इंक्रीज होगा तो हम प्लस में लिखेंगे 83,000, इंक्रीज होता है तो प्लस में लिखेंगे, सिंपल ऐसा। पासबुक में पेमेंट कितना दिखाया है उन्होंने, सिर्फ 25,000 रुपए का, तो 25,000 रुपए पासबुक में भी बीओडी है तो इंक्रीज होगा, पेमेंट किया तो इंक्रीज होगा, पेमेंट किया तो इंक्रीज होगा। ठीक है, अब मुझे इक्वल कर देना है, अब मुझे क्या करना है, इक्वल करना है। तो ये अगर 83 है तो ये भी 83 ही लिखना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। चलो, तो यहाँ पे कितना लिखूं, 58,000 रुपीज, मतलब 58,000 रुपीज मुझे ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, थर्ड में 58,000 रुपीज ऐड कर दो, दैट्स इट, हो गया। अगर आपको मैंने जो नॉलेज दिया था, अगर आपको इंट्रोडक्शन आपने देख लिया होगा तो ये एकदम इजी लगेगा सारी चीज। थर्ड, फोर्थ वाला डी, डिविडेंड कलेक्टेड 12,500 was wrongly entered as 15,200 in bank column of cash book। ठीक है, शांति से देखते हैं क्या हुआ है। देखो बहुत ही सिंपल है, एरर हुई है, कुछ नहीं। देखो डिविडेंड कलेक्टेड, डिविडेंड मिला,
अगर पैसे मिलते हैं तो बीओडी डिक्रीज होता है, अगर पैसे मिलते हैं तो बीओडी डिक्रीज होता है, अगर पैसे मिलते हैं तो बीओडी डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे लिखते हैं बीओडी और यहाँ पे लिखते हैं कि पासबुक के हिसाब से सोचना है हमें, पासबुक, चलो पैसे कलेक्ट हुए तो पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गया है, कैशबुक में भी रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन कैशबुक में गलती से रिकॉर्ड हुआ है। तो अगर पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है तो कितने रुपए पैसे मिले आपको, तो पैसे मिले तो बीओडी कम हो गया। ठीक है, तो कितने रुपए से कम होगा बीओडी, 12,500 रुपए से बीओडी कम होगा, 12,500 रुपए से बीओडी कम होगा, 12,500 रुपए से बीओडी कम होगा। कैशबुक में हमने लिखा, कैशबुक में हमने लिखा लेकिन 15,200 लिख दिया। कैशबुक में हमने बीओडी डिक्रीज किया होगा, लेकिन कितने से डिक्रीज हो गया है, गलती से 15,200 रुपए से डिक्रीज हो गया। कैशबुक में हमने ऐसा लिखा कि 15,200 मिले, तो कैशबुक में 15,200 से बीओडी डिक्रीज हो जाएगा, दोनों को इक्वल करना है। इसको तो सेम ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैशबुक में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जो भी करूंगा वो पासबुक में करूंगा। 15,200 लिख दो। ठीक है, तो 12,500 है, 12,500 ऑलरेडी माइनस में है, तो और कितना हमें ऐड करना पड़ेगा, और माइनस करना पड़ेगा 2,700। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, हाँ, तो और यहाँ पे मुझे 2,700 रुपए और माइनस करने पड़ेंगे, तब जाके 15,200 होंगे, मैच हो गए। सिंपल एज दैट। तो और 2,700 में माइनस कर देता हूं यहाँ पे। चलो, फिर उसके बाद फिफ्थ, interest on overdraft 9,300 were debited by bank in passbook and the information was received on 3rd April 2021। क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट बैंक ने काट लिया है। तो ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट अगर बैंक काटेगी तो हमारे पास से पेमेंट जाएगा, पैसे जाएंगे, पेमेंट करना होता है ना। तो अगर पेमेंट करोगे तो ओडी इंक्रीज होता है, पेमेंट करोगे तो ओडी इंक्रीज होगा, सिंपल एज। पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, कैशबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। उन्होंने बोला है कि 3rd अप्रैल को इन्फॉर्मेशन आई। हम यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बना रहे हैं, 31 मार्च को बना रहे हैं। तो हमें नेक्स्ट मंथ पे इंफॉर्मेशन मिली कि ऐसा कोई ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट कट हुआ है, तो एट 31 मार्च पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पासबुक लिख देते हैं, यहाँ पे कैशबुक लिख देते हैं। पासबुक में कितना रिकॉर्ड हुआ है कि 9,300 रुपीज का इंटरेस्ट है, 9,300 रुपीज का इंटरेस्ट है, तो बीओडी इंक्रीज हो गया है कहाँ पे, पासबुक में, पासबुक में इंक्रीज हो गया, कैशबुक में कुछ नहीं हुआ है। पासबुक में इंक्रीज हो गया, कैशबुक में कुछ नहीं हुआ है, तो दैट्स इट। अब मुझे दोनों को इक्वल करना है, तो ये तो सेम ही लिखना पड़ेगा, तो ये भी डैश करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 9,300 वुड बी माइनस, ये भी माइनस करना पड़ेगा, तो 9,300 यहाँ पे माइनस कर देते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मैसर्स नवीन ट्रेडर्स 4,000 नॉट एंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, डायरेक्ट डिपॉजिट, मतलब कोई कस्टमर ने डायरेक्टली पैसे यहाँ पे डाल दिए आपके अकाउंट में 4,000 रुपए, पर हमने कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो पासबुक एंड कैश बुक ऐसे सोचना है हमें, सोचना तो बीओडी से है, ओवरड्राफ्ट से सोचना है। पैसे आएंगे तो ओवरड्राफ्ट कम होगा, पैसे आते हैं तो ओवरड्राफ्ट कम होता है, सिंपल ऐसे। पर कहाँ पे कम होगा, सिर्फ पासबुक में। पासबुक में कम कर देते हैं 4,000 रुपए। देखो रूल समझ लोगे ना तो कुछ नहीं है, 4,000 रुपए यहाँ पे मैं कम कर लिया, कैशबुक में डैश हो जाएगा, कैशबुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। कैशबुक में हम कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे डैश है, यहाँ पे भी डैश, यहाँ पे भी डैश, सेम लिखना पड़ेगा। 4,000 रुपए प्लस कर दो, तो 4,000 रुपए प्लस कर देते हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ आ रहा है मतलब आपने वो वीडियो अच्छे से नहीं देखा है। मैंने इंट्रोडक्शन में सारी चीजें एक्सप्लेन की है, ईच एंड एवरीथिंग, कैसे मैं ये कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैं रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ, मैं सिर्फ लॉजिकली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इक्वल करना मतलब कुछ रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। एंड लास्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स ऑफ 12,000 पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अपीयर्स इन पासबुक ओनली। सिर्फ बैंक ने पे कर दिया है, बैंक ने पे कर दिया है, तो पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है, कैशबुक में नहीं। पेमेंट करोगे तो ओडी इंक्रीज होगा, पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है। पेमेंट करोगे तो ओडी इंक्रीज होगा, पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है तो ओडी इंक्रीज होगा। पासबुक में कितना, 12,000 रुपए, 12,000 रुपए पासबुक में इंक्रीज हो गया, कैशबुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोनों जगह पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, -12,000 है, -12,000 है, तो यहाँ पे भी -12,000 कर दो। दैट्स इट। ये प्लस माइनस जितना है कर लेते हैं, 88,000। देखो कैसे आंसर लिखते हैं वो भी बताता हूँ। पासबुक से स्टार्ट किया तो आपका आंसर कैशबुक में ही आएगा, पासबुक से स्टार्ट किया आपका आंसर कैशबुक में ही आएगा। मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। 88,000 -38,000, जो माइनस है वो माइनस करो, प्लस है वो प्लस कर दो, -2700 -9,300 +4,000 -12,000।
that would be 88,000. Just a second. 88,000 minus 38,000. जस्ट अ सेकंड, सॉरी, ये ई वाला ट्रांजेक्शन रह गया हमारा। ई वाला ट्रांजेक्शन एक रह गया है, वो कंप्लीट कर लेते हैं। अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एफडी अकाउंट इनटू द करंट अकाउंट 20,000 अपीयर्ड ओनली इन पासबुक। देखो यहाँ पे बोला है, ये ई वाला ट्रांजेक्शन हमारा रह गया है, सॉरी, वो कंप्लीट कर लेते हैं। क्या बोला है ई वाले ट्रांजेक्शन में? उन्होंने बोला है कि आपने ट्रांसफर किया एक एफडी में से करंट अकाउंट में। मतलब करंट अकाउंट मतलब क्या? बिजनेस का जो पासबुक होता है ना, पासबुक में जो बैंक अकाउंट होता है ना, वो करंट अकाउंट होता है। आप बिजनेस करने के लिए जो बैंक अकाउंट यूज करते हो वो करंट अकाउंट होता है। तो उन्होंने बोला एक एफडी थी, फिक्स डिपॉजिट थी, उसके अंदर से 20,000 रुपए हमने हमारे बिजनेस के अकाउंट में डाले। तो पासबुक में वो रिकॉर्ड हो चुका है, कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। पैसे आए तो बीओडी कम होगा, पैसे आए तो बीओडी कम होगा, ठीक है। तो पासबुक एंड कैश बुक लिखते हैं यहाँ पे। पैसे आए, पैसे आए, पासबुक में रिकॉर्डेड है, तो 20,000 रुपए बीओडी यहाँ पे कम हो गया और यहाँ पे कैश बुक है, तो यहाँ पे डैश लिखो, सिंपल एज दैट। क्यों? रिकॉर्ड नहीं हुआ है, दोनों को इक्वल करना है, तो दोनों को इक्वल करते हैं, तो यहाँ पे +20,000 लिखना पड़ेगा। माइनस है, +20 करोगे तो डैश हो जाएगा, इट इज दैट सिंपल। तो अब 20,000 रुपीज जो है वो 20,000 रुपीज यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे मैं ई पॉइंट करके लिख देता हूँ कि ई पॉइंट बाकी था, वो 20,000 रुपीज मैंने प्लस कर दिया। तो दैट वुड बी आपका आंसर 1,08,000 रुपीज आ जाएगा। अगर आपने प्लस से स्टार्ट किया है, अगर आपने बीओडी से स्टार्ट किया है और पासबुक से स्टार्ट किया है, पासबुक से स्टार्ट किया है तो आप पहुंचोगे कहां पे? कैश बुक पे। वो तो सिंपल है। अगर आप पासबुक से स्टार्ट किया है तो पहुंचोगे आप कैश बुक पे, ओके। अगर आपने प्लस से स्टार्ट किया है तो जहां पे पहुंचोगे वो भी सेम, अगर प्लस में आंसर आया तो वो भी बीओडी ही होगा। अगर आपने ये बीओडी से स्टार्ट किया और आंसर भी प्लस में आया, सेम ही आंसर। अगर माइनस में आता तो उल्टा हो जाता। मतलब अगर यहाँ पे बीओडी है, प्लस में लिखा है मैंने तो सिंपल। अगर माइनस में आंसर आता तो कैश बुक बैलेंस होता, बैलेंस एज पर कैश बुक होता। पर यहाँ पे बीओडी है 88,000, बीओडी है, स्टार्टिंग में बीओडी लिखा था। अगर आंसर भी प्लस में आया तो मतलब वो भी बीओडी ही है एज पर कैश बुक, सिंपल एज दैट। तो ये बीओडी एज पर कैश बुक, ओके। अगर अभी भी बता रहा हूं, अगर ये 1,08,000 माइनस 1,08,000 होता तो ये बैलेंस एज पर कैश बुक हो जाता। उल्टा हो जाता है ना, अगर अगर माइनस हो जाता तो वो बैलेंस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पर कैश बुक के हिसाब से ही होगा, सिंपल एज दैट। बस अगर आपने स्टार्टिंग बैलेंस से किया है तो बैलेंस भी मैं प्लस में लिखवाऊंगा, सिंपल। तो अगर प्लस में नीचे आंसर आएगा तो जो भी होगा वो बैलेंस ही होगा। लेकिन अगर ऊपर में अपने बैलेंस लिखा, यहाँ पे अपने बैलेंस लिखा, ये बैलेंस होगा, और अगर ये आंसर आपका माइनस में आएगा तो वो बीओडी हो जाएगा, बस उल्टा हो जाता है, सिंपल एज दैट। आंसर में अगर माइनस हो जाता है तो, ठीक है। बाकी सेम, अगर प्लस लिखा, प्लस में आंसर आया तो बीओडी है तो बीओडी रहेगा, बैलेंस है तो बैलेंस रहेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, कुछ नहीं है, सिर्फ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको करने की जरूरत है, ओके। चलो 26 एक फटाफट से कर लेते हैं। 26, ठीक है। ऑन 31st December 2021, P Roy's bank balance as shown by cash book was 75,000 रुपीज का कैश बुक बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है, हाँ। तो यहाँ पे लिख देता हूं बैलेंस एज पर कैश बुक। अब आपको सोचना, दिमाग चालू हो जाना चाहिए आपका कि मुझे सोचना बैलेंस से है, ठीक है, और कैश बुक से मैंने स्टार्ट किया है। वो आपका सोचना चालू हो जाना चाहिए कि मेरा दिमाग जो है ये चीज से क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे सोचना बैलेंस से है और कैश बुक से मुझे स्टार्ट किया हुआ है मैंने, ठीक है। ऑन रिसीट ऑफ बैंक स्टेटमेंट इज वॉट फाउंड दैट 3 चेक 3,000 4,000 1,500 वॉट ड्रॉन। ड्रॉ किया मतलब पेमेंट किया किसी को इन फेवर ऑफ सप्लायर रिस्पेक्टिवली 28, 29 एंड 30 December हैड बीन डेबिटेड इन बैंक ऑन 2 January। मतलब इस महीने आपने ये मतलब इस महीने के एंड के ऊपर आपने ये 3,000, 4,000 और 1,500 तीन चेक आपने पेमेंट किया, 3,000 प्लस 4,000 प्लस 1,500,
मतलब 8,500 रुपए का आपने पेमेंट किया। पेमेंट करते तो बैलेंस डिक्रीज होता है, और पेमेंट मिलता है तो बैलेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, तो सोचते हैं। और आपका कैशबुक में आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा, लेकिन पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ में रिकॉर्ड हुआ, ऐसा बोला है 2 जनवरी, तो नेक्स्ट मंथ में रिकॉर्ड हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कैशबुक लिखना है पहले और पासबुक लिखना है। क्यों? क्योंकि बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो और आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है। स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है, तो पहले कैशबुक लिखा और पासबुक लिखा, सिंपल एज दैट। अब हम यहाँ पे सोचते हैं 8,500 रुपया पेमेंट किया तो बैलेंस डिक्रीज होता है, तो बैलेंस को डिक्रीज कर दो 8,500 रुपए से। पासबुक में कुछ नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई है अभी तक। हम 31 दिसंबर को बना रहे हैं, तो 31 दिसंबर को नहीं हुई है। तो यहाँ पे डैश करेंगे, यहाँ पे भी डैश करेंगे, तो 8,500 रुपए यहाँ पे प्लस कर देते हैं। सिंपल एज दैट। माइनस हुआ प्लस होगा तो जीरो हो जाएगा ना, डैश करना है अपने को। तो यहाँ पे 8,500 रुपए प्लस कर देता हूँ, किसके लिए? फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला क्या बोला उन्होंने? द बैंक हैड क्रेडिटेड 8,000 ऑन 30 दिसंबर। बैंक क्रेडिट करता है मतलब हमें पैसे मिले। बैंक में क्रेडिट होना मतलब क्या? हमारा बैलेंस बढ़ता है, पैसे मिले। बट ऑब्वियस है, बैंक पासबुक में क्रेडिट करता है मतलब हमारा बैलेंस, मतलब पैसे मिले हमें। इन रिस्पेक्ट ऑफ कलेक्शन मेड बाय बैंक डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर द इंटीमेशन हैज नॉट बीन गिवन येट। मतलब कोई कस्टमर ने अपने बैंक, आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, आपको अभी तक उसका इंटीमेशन नहीं मिला है, तो आपने कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किया होगा और पासबुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, लिखते हैं कैश बुक एंड पासबुक। हमें बैलेंस से सोचना है। कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया। बैलेंस, पैसे आए तो बैलेंस इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज कितने से होगा? 8,000 रुपए से। अब हमें सेम रखना है, तो ये 8,000 तो यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, ये 8,000 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 8,000 रुपए यहाँ पे भी प्लस करने पड़ेंगे, तो ही इक्वल होगा, वरना इक्वल ही नहीं होगा दोनों का। बैलेंस भी तो मैच करना है अपने को, सिंपल एज दैट। अब थर्ड, 2 चेक 5,000 एंड 6,000। 2 चेक आपने 5,000 और 6,000 रुपए का वर्ड डिपोजिटेड। डिपोजिट मतलब पैसे आए। किसी ने चेक आपको दिया होगा और आपने डिपॉजिट कर दिए कि भाई मुझे ये 11,000 रुपए का पेमेंट मिला, 6,000 प्लस 5,000, 11,000 रुपए का आपको पेमेंट मिला। हैड बीन क्रेडिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन 4 जनवरी, मतलब 4 जनवरी को कैश बुक में आपको किसी ने चेक दिए होंगे 11,000 रुपए के। वो 11,000 रुपए के चेक आपको मिल गए, ठीक है, वो 11,000 के चेक आपको मिल गए हैं। आपने वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन पासबुक में नेक्स्ट मंथ रिकॉर्ड हुआ। पासबुक में नेक्स्ट मंथ रिकॉर्ड हुआ, तो वो पासबुक में जिस दिन हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं उस दिन वो पासबुक में रिकॉर्डेड नहीं है, सिंपल एज दैट। तो हम पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है, कैश बुक में करना पड़ेगा, सिंपल। तो कर लेते हैं। चलो थर्ड वाला क्या होगा? मैंने बोला है बैलेंस, यहाँ पे लिख देते हैं कैश बुक, यहाँ पे लिख देते हैं पासबुक, सिंपल एज दैट। तो कैश बुक क्या होगा? उन्होंने बोला है 11,000, तो कैश बुक में 11,000 रुपए हमारा बैलेंस इंक्रीज हो गया है। क्यों? क्योंकि पेमेंट मिला, पेमेंट मिलता है तो बैलेंस इंक्रीज होता है। तो 11,000 रुपए में प्लस कर देता हूँ, पासबुक में रिकॉर्ड अभी तक नहीं हुआ है। ये डैश, यहाँ पे भी डैश, तो ये 11,000। क्योंकि जो भी मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ कैश बुक पे करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा स्टार्टिंग कैश बुक पे है। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। ये 11,000 रुपए में माइनस कर देता हूँ। एंड फोर्थ वन, the bank had debited 30 as incidental charges on 30th December and this has not been entered in cash book। मतलब क्या है? सपोज यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि देखो भाई 30 रुपीज का चार्जेस बैंक ने काट लिया, कैश बुक में अभी तक पता ही नहीं है। ठीक है, पैसे काट लिए मतलब क्या? बैलेंस कम हो जाएगा। पैसे काट लिए ना उन्होंने, मतलब उन्होंने चार्जेस ले लिए, तो पैसे चले गए तो बैलेंस डिक्रीज होता है। एज पर पासबुक डिक्रीज हो चुका है, कैश बुक में हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। ठीक है, हम हमारे हिसाब से लिखते हैं भाई बैलेंस, कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक में आप सोचो, कैश बुक में बैलेंस जो है वो डिक्रीज अभी तक नहीं हुआ है। पासबुक में 30 रुपीज डिक्रीज हो चुका है, तो ये 30, ये 30 और ये 30। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है तो पासबुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है तो कैश बुक में भी करना पड़ेगा। ये रहा, तो 30 रुपीज माइनस कर देते हैं। दैट्स इट। चलो आंसर लिख देते हैं 75,000 प्लस, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 80,470। 80,000 रुपीज एंड 470। देखो मैंने बताया था, देखो हम कैश बुक से स्टार्ट किया तो आंसर बट ऑब्वियस है पासबुक आएगा, पर अब बैलेंस है या बीओडी है कैसे डिसाइड करेंगे? हमने बैलेंस से स्टार्ट किया, हमने बैलेंस से स्टार्ट किया और आंसर भी प्लस में आया है, मतलब ये भी बैलेंस ही है, ये भी बैलेंस है। अगर आंसर माइनस में आता तो ये बीओडी हो जाता, सिंपल। तो ये भी बैलेंस है, बैलेंस एज पर पासबुक, सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये दो ये दो ही सम मैं दे रहा हूं क्योंकि इनिशियल है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको देखना भी जरूरी है।
ये अच्छे से करके जाना, क्योंकि इसका एमसीक्यू मुझे लगता है होता ही है, हर एक बार होता है, हर एक एग्जाम में होता है, और ये आपको इंटर में भी काम आएगा। आई एम डैम श्योर, अगर ये अच्छे से कर लिया तो इंटर में बहुत ही अच्छे से काम आएगा, गारंटी दे रहा हूँ। ओके, तो आई होप सो यू लाइक माई लेक्चर, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको चैप्टर को ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।